क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आज की जो प्रक्रियाएं संचालित हो रही हैं, क्या मैं आज की प्रक्रिया को मैं आधुनिकीकरण को रिलेट करा सकता हूँ, मॉडर्न रिलेट करा सकता हूँ? यस या नो में जवाब दीजिएगा, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। जी बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ। अब देखिए, समझिए मेरी बात। अगर यूजीसी का पेपर में आपको नंबर बनाने हैं तो मैं एक तरीका बताता हूँ, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कीवर्ड को पकड़ना है जो मेन बातों को चर्चा कर रहा हो। और प्रश्न कहा कि आधुनिकीकरण के संबंध में, तो मैं आपसे कहता हूं कि ये आपको पता होना चाहिए कि आधुनिकीकरण का रिलेशन किस चीज़ से है, संबंध किस चीज़ से है, आज के वर्तमान चीज़ों से है। अब इसमें 2 पॉइंट दिए गए, ध्यान सुनिए। पहली पॉइंट कहा कि कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती में, या सॉरी, आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से क्या व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण हो रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए केवल। क्या मैं आज की खेती से अपना व्यवसाय बना सकता हूं या व्यवसाय चला सकता हूं एग्रीकल्चर के माध्यम से? यस या नो? यस। अब मुझे एग्जांपल देने की ज़रूरत है नहीं, आप जानते हैं। चाहे वो कोई सब्जी ले लीजिए, चाहे वो किसी अनाज वगैरह को ले लीजिए, एक बेसिक चीज़ की बात कर रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों को उठा लीजिए अपने मन में, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से व्यावसायिक उत्पादन कर रहे हैं, और ये बात सत्य है। तो मैं कहूँगा कि पहला कथन आपका सत्य है मैडम। दूसरा कथन आपसे कहता है कि उद्योग से, उद्योग का मतलब आप इंडस्ट्रियल चीज़ों को समझिए। अब कहा कि उद्योग से, कहा कि उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण, ठीक है, मानव और पशु। आधुनिकीकरण में क्या बोला? कहा कि मानव प्लस पशु। केवल जब प्रश्नों का संधि विच्छेद करना शुरू करेंगे, उत्तर अपने आप मिलेगा। मानव और पशु शक्ति के उपयोग से, ठीक है, शक्ति के उपयोग से शक्ति चलित मशीनों की ओर रूपांतरित होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आज जो उद्योग का क्षेत्र है आधुनिकीकरण में, मानव और पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चलित मशीन की ओर रूपांतरित है? अब यहां आपको ये ध्यान, शक्ति चलित मशीन क्या है? क्या आप समझते हैं ये क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट, इन्हें किसी बच्चे ने कहा इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनीकरण। मैं कह सकता हूं मशीनीकरण, यस या नो? हाँ। तो जो मशीनीकरण की पार्ट है वही मैडम क्या है, शक्ति चलित मशीन की ओर रूपांतरित हुआ। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये आपका पॉइंट ये भी सही है। अर्थात आपका जो ऑप्शन सी दिया गया है, 1 और 2, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, सही होंगे। ये सही है जो आपने मैडम क्वेश्चन भेजा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे सविता मैम। बाकी आधुनिकीकरण का टॉपिक चलेगा, है ना? चलिए, और कोई कल्पना मैडम, आपका कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। जी, क्या प्राज्ञा मैडम, क्या कह रहे हो आप? फिर से बोलिए, रिपीट करिए एक बार। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यूजीसी ने आपने एक क्वेश्चन भेजा था, अरे वाह। ये प्रश्न मैंने ये तो मैंने करवाया है मैडम। हाँ, ओके ओके, कोई बात नहीं। देखिए, ये प्रश्न जो है ना, आपको बता दूं, आप भली भांति तरीके से, मुझे जहाँ तक उम्मीद है सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है ना, जिसको हम लोग हम लोगों को जो है जानकारी होनी चाहिए इस टॉपिक के संबंध में। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये किस टॉपिक का प्रश्न है? कोई बताना चाहेगा मुझे ये किस टॉपिक का प्रश्न है? बेवरेज रिपोर्ट की प्रश्न है? किसका प्रश्न है ये? हाँ, देखिए, किसी बच्चे ने अभी मुझसे बताया है कि सर ये बेवरेज रिपोर्ट का है, और मैं आप सबसे कहूँ कि आपने यहाँ पे सही जवाब दिया है, गलत जवाब नहीं। बेवरेज रिपोर्ट के संबंध में ये बेसिकली एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो ये बुराइयाँ हैं। हाँ, पंच बुराइयों के नाम से ये जो है मैडम जाना जाता है। अब जैसे आवश्यकता है, गंदगी है, रोग है, अपेक्षा, आलस्य है,
है ना। ये एक प्रकार से अगर हम बात करें तो 5 दिक्कतें हैं जो समाज कल्याण को संबंध में हमें देखने को मिलती है, समाज कल्याण के संबंध में। और ये 5 बुराइयां बेब्रिज रिपोर्ट के अंतर्गत मेंशन की गई है। अच्छा, अब आप सोचिए कि नीड किस चीज की हो सकती है। सिंपल सी बात है, आपसे ही मैं जानना चाहूंगा कि कैसे नीड किस चीज को रिप्रेजेंट कर सकती है। क्या हानि को, बीमारी को, निर्धनता, बेघरता और बेरोजगारी, नीड किस चीज की? अच्छा, ओके। बेब्रिज रिपोर्ट, ओके। जब देखिए, जब ये बात बेब्रिज रिपोर्ट की सन नवंबर 1942 की मैं बात कर रहा हूँ, उस दौरान इसके बारे में जिक्र हो रहा था, तो उसने कहा कि ये 5 बुराइयां हैं। इन बुराइयों की बात अगर हम कर रहे हैं तो उनमें क्या क्या समस्याएं दर्शाई गई हैं, क्या क्या समस्याएं दर्शाई गई हैं। तो जिनमें से एक समस्या थी निर्धन, आवश्यकता जो है रिलेट कराती है मैडम निर्धनता को। और ये बात सत्य है, असत्य नहीं है, ये बात सत्य है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि इसको आप जब भी लगाएं सत्यता के रूप में रखें, है ना। देखिए बेसिकली क्या है, विलियम बेब्रिज रिपोर्ट ने, एक मिनट होल्ड रखना जरा, क्या होगा अचानक क्यों रोने लगी है? हाँ? ओके, चलो। तो देखिए जरा एक बात, तो मैं आपसे कह रहा था, यहाँ पे शुरुआत करता हूँ, नोट करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक विद्वान है जिनका नाम है, अर्थशास्त्री विद्वान है, उनका नाम क्या है? विलियम बेब्रिज। थोड़ा सा इनके डाउट को स्पष्टीकरण कर देता हूँ ताकि आने वाले आगामी परीक्षाओं में इनसे अगर प्रश्न बने तो आप लोग गलती ना करें। तो विलियम बेब्रिज रिपोर्ट ने, विद्वान ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की अपने नाम पर, तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने नाम पर ही बेब्रिज रिपोर्ट रख लिया, बेब्रिज रिपोर्ट रख लिया। एक मिनट, ये बेब्रिज है, बेब्रिज, अपने नाम पर ही इसने क्या कर लिया, नाम पर ही रिपोर्ट रख ली, नाम पर ही, ठीक है। अब ये रिपोर्ट आई कब थी? हाँ, नवंबर, हाँ नवंबर 1942 को ये रिपोर्ट आई थी, प्रकाशित हुई। अच्छा, ये रिपोर्ट प्रकाशित तो हुई, लेकिन किस पर आधारित थी? सामाजिक बीमा, सरकार जो है, सामाजिक जो बीमा है सरकार की, उसी की रिपोर्ट पर यह आधारित थी। यूनाइटेड किंगडम में कल्याणकारी राज्य का निर्माण पर यह आधारित थी। इसमें 5 ऐसे आकस्मिकताओं के बारे में जिक्र किया गया, जो क्रम में बताता हूं। इच्छा, क्रम है ये, बीमारी, अज्ञानता। अच्छा, बेसिकली कभी कभी आवश्यकता भी पहले ही आ जाता है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि पेपर में अभी तक क्रम का लेकर नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इच्छा, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी और एक क्या हो जाएगा, आलस, आलस। इस संबंध में इसकी बात हुई, और ये कल्याणकारी राज्य और सरकारी बीमा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर शामिल करती है। किसको? कल्याणकारी राज्य और राष्ट्रीय बीमा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं को ये शामिल करती है। इतनी बातें तो आपको यहाँ पर ध्यान में तो रखना ही होगा, है ना। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ बेसिकली मेंशन जो शब्द किए गए, जो मेंशन शब्द किए गए वो आवश्यकता, गंदगी, रोग, अपेक्षा, आलस्य। आलस्य को आप जानते ही हो, गंदगी आप यहाँ पे दर्शाया गया है, बीमारी रोग के रूप में दर्शाया गया है, इच्छा, इच्छा मतलब उपेक्षाओं से दर्शाया गया, और अज्ञानता बेसिकली आवश्यकता से दर्शाया गया। निर्धनता बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा क्या, किस चीज़ को, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आवश्यकता को। गंदगी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, बेघर होना चाहिए, ओके।
गंदगी, गंदगी, मैं आपसे गंदगी की बात कर रहा हूँ। गंदगी क्या बेघरता होनी चाहिए या बेरोजगारी होनी चाहिए? बेघरता। अगर मैं रोग की बात कर रहा हूँ, रोग की, तो रोग क्या आपकी रिप्रेजेंट करेगा? रोग बीमारी। और अपेक्षा शैक्षिक हानि, शैक्षिक हानि। मैं नोट करवा दूँ ये भी, क्या आप समझ पा रहे हैं? नोट करूँगा तो समझ पाएंगे या ऐसे ही बता दूँ? ऐसे ही। देखिए, पहली बात यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर बीमारी आ रही है तो ये रोग को रिप्रेजेंट करेगा, और ये सत्य बात है। आवश्यकता अगर रिप्रेजेंट करेगी तो निर्धनता। आवश्यकता को हम क्या बोल सकते हैं? इच्छा, है ना? आवश्यकता को, सॉरी, अज्ञानता बोलेंगे ना, अज्ञानता। आवश्यकता भाई जाहिर सी बात दूर करना है, तो उसको क्या बनेंगे हम? इसको क्या करेंगे यहाँ पे? अज्ञानता को क्या किस में रखेंगे हम लोग? अज्ञानता रीजन क्या दर्शा सकता है? क्या नाम है? निर्धनता को, कि आवश्यकता दर्शा सकता है निर्धनता को? आवश्यकता दर्शा सकता है ना, आवश्यकता दर्शा सकता है निर्धनता को। अच्छा चलो ठीक है, अभी इसको बाद में समझिएगा। फिर गंदगी किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? गंदगी बेघरता को, बेघरता को। आलस्य किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? आलस्य बेरोजगारी, बेरोजगारी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बचा आपके पॉइंट सामने दो शब्द, एक उपेक्षा और एक आवश्यकता। तो अब बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पर? जी, इच्छा आवश्यकता। इच्छा जो है, इसका मतलब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इच्छा को अगर आवश्यकता में रिप्रेजेंट किया हूँ, नहीं नहीं, यहाँ आपने गलत बता दिया। आपने यहाँ आवश्यकता निर्धनता, आवश्यकता निर्धनता किसी ने कहा है। आवश्यकता निर्धनता, लेकिन बात सही, यहाँ पे आवश्यकता शब्द किसको रिलेट करेंगे? इच्छा को या अज्ञानता को? मैं ये कह रहा हूँ इच्छा, तो यानी यहाँ पे निर्धनता। ठीक है। और अज्ञानता शब्द किसको रिलेट कराएगा? उपेक्षा को। और ये रिलेट किसको करेगा? शैक्षिक हानि को। हानि। अब ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि इच्छा और आवश्यकता बात एक बन गई, जहाँ निर्धनता है। रोग आपका एक बीमारी को रिप्रेजेंट कर गया। अज्ञानता और उपेक्षा बात एक हो गया। ये रिलेट कराया शैक्षिक हानि को। गंदगी बेघरता को रिलेट कराया। आलस्य जो है बेरोजगारी को रिलेट कराया। ये एक विलियम बेवरेज रिपोर्ट के द्वारा दर्शाया गया टॉपिक था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, और भी कोई डाउट है किसी का? ओके, तो मैं अब प्रश्नों पर लेकर, ओके, अगर ऑप्शन सी गया है तो ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। ऑप्शन आप लोग मैच कर लीजिए, ऑप्शन सी मैच हुआ है तो सी करेक्ट है। ऑप्शन अगर सी है तो सी करेक्ट है। अब हम बात करने वाले हैं आप लोगों से दिसंबर 2007 के समाजकारी के प्रश्नों पर। दिसंबर 2007 के पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, और ये यूजीसी नेट का समाजकारी का प्रश्न पत्र है। ये प्रश्न पत्र अगर मैं बात करूं तो एमपी सेट के सोशल वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड मेडिकल सोशल, अगर हम बात करें उत्तराखंड सोशल सिलेक्शन बोर्ड की बात करें तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये मेडिकल सोशल सिलेक्शन बोर्ड का। और साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए जो आगामी दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कहता है आपसे कि असफल पलायन का अर्थ क्या हो सकता है? आप यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने वाले हैं? जी, देखिए ऑप्शन में अगर हम बात करें अपने मूल निवास स्थान से,
अपने मूल निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने की जो प्रक्रिया होती है वह एक जटिल प्रक्रिया मानी जाती है, किंतु आधारभूत सामाजिक प्रक्रिया जिसकी स्पष्ट व्याख्या अत्यंत कठिन हो जाता है। तो असफल पलायन का जो अर्थ दर्शाया गया है वो पलायन की कोशिश मगर असफल, मगर असफल। एक बार म्यूट हो जाया करें आप लोग प्लीज़, ममता मैडम आप भी, है ना, बैकग्राउंड आवाज़ भी आती रहती है, तो इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पर ऑप्शन जो गया है वो थर्ड इज द राइट आंसर होगा। कैथोरसिस मतलब होता है जो है विरेचन। ये क्या होता है, कैथोरसिस क्या होता है? ओके, कैथोरसिस का अर्थ, हालांकि यहाँ अभी इन्होंने जिक्र किया कि किसी दूसरे से तनाव को लेकर, हम बात किसी समस्या को लेकर किसी दूसरे व्यक्ति से अगर आप कहते हो तो उसको कम करना, ठीक है। प्रत्येक की अपनी समस्या का रोग जो है आलापना, और अपनी समस्याओं को किसी को बताने का प्रयास ना करना, केवल, अच्छा ये तो गलत हो जाएगा, और यहाँ सही जवाब चला गया आपका ऑप्शन नंबर ए, सही है ऑप्शन ए। तो यूनानी कैथोरसिस का हिंदी रूपांतरण है ये, और चिकित्सा शास्त्र में पारिभाषिक शब्द है ये कैथोरसिस। भारतीय चिकित्सा शास्त्र में आयुर्वेद का पारिभाषिक शब्द है ये विरेचन, यानी रेचक औषधियों के द्वारा शारीरिक विकार अर्थात उदर के विकार की जो शुद्धि है वो कैथोरसिस होता है, वो कैथोरसिस होता है। तो कैथोरसिस कहीं ना कहीं भावनात्मक विशांति को भी रिप्रेजेंट करती है, कैथोरसिस, कैथोरसिस। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि ऑप्शन ए का ही चुनाव करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का, और यही आपका ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट जवाब होगा। अगला सवाल हमारे सामने है, और सवाल कहता है थर्ड नंबर का, ज्ञान मीमांसा क्या होना चाहिए? ज्ञान मीमांसा जानना ही होता है, आपने सही जवाब दिया है। और मैं आप लोगों से एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो ज्ञान मीमांसा शब्द रिया है यहाँ से, इसके बारे में जानना शब्द होता है, ये दर्शन का वह भाग होता है जिससे मानव ज्ञान की व्युत्पत्ति, अवधारणा, प्रकृति, तार्किकता, विश्वास, है ना, औचित्य और या सीमाओं पर विमर्श किया जाने वाला प्रक्रिया ही ज्ञान मीमांसा कहलाता है। ज्ञान कई तरह का हो सकता है, कुछ करने या कुछ जानने का। तो करने तो ऑप्शन में है नहीं, जानना ऑप्शन में है, तो ज्ञान कई तरह का हो सकता है। कुछ करने या कुछ जानने का तरीका होता है कि किसी व्यक्ति या स्थान को जानना, ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा है। तो ज्ञान मीमांसा जो ज्ञान का शुद्धिबद्ध अध्ययन करता है वही ज्ञान मीमांसा होता है, और सही जवाब ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिमान पैराडाइम, प्रतिमान मतलब पैराडाइम होता है, इसका अर्थ क्या होना चाहिए? बड़ा सिंपल शब्द है पैराडाइम। ओके, भूमिका। अच्छा, आपको एक सिंपल सी बात मैं बताना चाहूँगा, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे पैराडाइम में। सपोज पैराडाइम समस्या से संबंधित, मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे पैराडाइम, है ना, एक मिनट मैं नोट कर देता हूँ ताकि आपको जो है ये समझ सकें आप। पैराडाइम समस्या से संबंधित निष्कर्षों तक पहुंचने का मार्ग, पहुंचने का मार्ग, ढांचा या रूपरेखा है। तो आप बताइए
क्या मैं ढांचे को प्रतिरूप कह सकता हूँ? क्या मैं रूपरेखा को प्रतिरूप बोल सकता हूँ? यस या नो में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पे सही जवाब पैराडाइम का जो अर्थ बनता है वह ऑप्शन नंबर ए रिप्रेजेंट होता है। यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये परिभाषा है, इस परिभाषा को हम लोग पैराडाइम का नाम देते हैं, प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 5, नाटकीकरण डैश का सिद्धांत है। बड़ा अच्छा सवाल है हमारे सामने। ओके, आपने मेरे से पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। और सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है, सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो समाजशास्त्र में नाम आता है किसका? मैक्स वेबर। जब हम सामाजिक क्रिया का सिद्धांत की बात करते हैं, अब समुदाय की सक्रियता नियोजित और संगठित होने चाहिए, सामाजिक तभी सफल हो पाएगा। तो इसके लिए आपने नाटकीकरण सिद्धांत को तो फॉलो किया। क्या इसके ही ऑप्शन में सोशल एक्शन शब्द लिखा है? नहीं लिखा हुआ है। किसी ऑप्शन में सोशल एक्शन शब्द नहीं लिखा हुआ है, परंतु समुदाय की सक्रियता, और इसका मतलब ये नहीं कि सामुदायिक संगठित, बात को समझिएगा, समुदाय की सक्रियता नियोजित और संगठित होने चाहिए, सामाजिक तभी सफल हो सकता है। और सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में जब जिक्र हुआ तो इस पार्ट को रिलेट कराता है सोशलाइजेशन। नाटकीकरण सिद्धांत है, नाटकीकरण सिद्धांत है ये। सामाजिक क्रिया का अगर सिद्धांत होता, हालांकि सामाजिक क्रिया का सिद्धांत का एक भाग है ये, केवल कहता है सामाजिक क्रिया का डैश सिद्धांत है, तब वहां पे सामुदायिक संगठन सही था। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि मैं सवाल करके दिखाऊं तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बोलो तो सही, नहीं बोलोगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। मैंने क्वेश्चन किया आपसे ये, मैंने कहा कि सोशल एक्शन डैश डैश, अब सिद्धांत। अब ध्यान सुनिए, सोशल एक्शन का मैंने कहा भाई केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, और फिर मैंने लिख दिया सोशलाइजेशन। अब ये जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है, इसका बेस है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी वर्क जो है ये बेस है, तो यहाँ पे सही है। लेकिन ये सामाजिक क्रिया का सिद्धांत के अंतर्गत एक भाग है नाटकीकरण, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें आपको ये नहीं लगाना है, इस क्योंकि नाटकीकरण के माध्यम से वो उस व्यक्ति का सोशलाइजेशन हो रहा है। भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाना है, अगर ये योजना के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है, सोशलाइजेशन करना है, लोगों को एक नियम बताने हैं आपको, तो नाटकीकरण, नुक्कड़ नाटक करिए, कोई गेम करिए, जिससे क्या हो कि उस समुदाय के लोग उससे सीखें। ऐसा होना चाहिए। अरे आप लोगों ने तो देखा भी तो होगा, इसमें बहुत सारी जो, हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट करता है, जहाँ पे सोशलाइजेशन होता है। ऑप्शन डी ही करेक्ट जवाब यहाँ पे होगा, है ना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं चिपको आंदोलन का संबंध। पेड़ों को काटने से बचाने के लिए गांव के लोग पेड़ से चिपक जाते थे। इसी वजह से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। इसी वजह से चिपको आंदोलन नाम पड़ा इसका। अब बात यह है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत प्रदेश के चमोली जिले में गोपेश्वर नाम के एक स्थान पर की गई। हालांकि वर्ष मैंने 1973 आप लोगों को कल बताया भी था। चिपको आंदोलन पर्यावरणीय सक्रिय आंदोलन के रूप में ये देखने को मिला था, है ना। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर चिपको आंदोलन का जनक पूछेगा तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम लगाएंगे, चंडी प्रसाद भट्ट का नाम लगाएंगे। इन लोगों का नाम जो है हमें देखने को मिल जाता है इस आंदोलन, चिपको आंदोलन।
अमृता देवी, गौरा देवी, यस यस गौरा देवी। हमने सोचा अमृता देवी बिश्नोई आंदोलन में आती है, बिश्नोई आंदोलन। मैं आपको यहाँ पे 2-3 बातें बता देना चाहता हूँ इस प्रश्न के संबंध में। चिपको आंदोलन आपको पता हो गया। बिश्नोई आंदोलन सन 1700 में आया और नाम राजस्थान के खिजड़ी मरवाड़ क्षेत्र से स्टार्ट हुआ। और कहाँ किसने स्टार्ट किया था? अमृता देवी ने। अच्छा, चिपको आंदोलन तो पता है आपको। एक नाम आपने सुना होगा साइलेंट वैली का, साइलेंट वैली का, शांत घाटी। 1978 केरल के कुंती पूंछ एक नदी है उस पर हुआ था, है ना। और सुगाथा कुमारी इसकी एक अहम भूमिका निभाई थी यहाँ पे, सुगाथा कुमारी। और 1978 सर लिखा है, देखिए 1978। जंगल बच जी 1978। 19 क्या बताया था? 23। 73 चिपको आंदोलन है सर। 1973 चिपको आंदोलन। चलिए कोई बात नहीं, करेक्ट कर लीजिए, हो सकता है मैंने बोल दिया हो कभी, है ना, करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जंगल बचाओ आंदोलन 1982 बिहार के सिंहभूम जिला में हुआ था। सिंहभूम की जनजातियों ने किया था। पता है सागौन के जो सागौन का जो वृक्ष था उसको बदलने के परिप्रेक्ष्य में किया गया था 1982 में। जंगल बचाओ आंदोलन, एपिको आंदोलन का नाम तो सुना ही होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोगों को। कर्नाटका में 1983 में लक्ष्मी नरसिम्हा प्रमुख भूमिका रही है। टिहरी बांध 1980 उत्तराखंड के टिहरी और भगीरथी और भिलगाना नदी पर सुंदरलाल बहुगुणा वीर दत्त का नाम आता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1980 में आज वर्तमान तक चल रहा है आपका नर्मदा बचाओ। गुजरात से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तक फैला ये। मेघा पाटेकर, अरुंधति रॉय, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे, इनकी भूमिका हमें देखने को मिली। तो ये प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। आंदोलन में लक्ष्मी नरसिम्हा, आपको पता है अब ये तो पुराने आंदोलन है, कुछ नए आंदोलन आजकल चलाए गए हैं। हेगड़े भी आ जाएंगे। देखो प्रमुखता की बात मैंने किया कि जो मेन अब आपको मैं कुछ और बातें बताना चाहूंगा जो हाल ही की बात है। सांस लेने का अधिकार आंदोलन, सांस लेने का अधिकार आंदोलन 5 नवंबर 2019 इंडिया गेट नई दिल्ली पर लियोनार्ड डी कैप्रियो ने इसका शुरुआत किया है आंदोलन को। कैप्रियो कैप्रियो ने इस आंदोलन को जन्म दिया है। नई दिल्ली में पिछले 2 वर्षों में सबसे प्रदूषित शहर बना है। इसका वायु गुणवत्ता इंडेक्स 494 तक गिर गया है, इसलिए यह आंदोलन बेसिकली हमें देखने को मिला। क्लाइमेट एक्शन स्ट्राइक एक आंदोलन है। क्लाइमेट एक्शन स्ट्राइक एक आंदोलन है, 2019 में चलाया गया।
और बिट्टू के आर ने चलाया है। बिट्टू के आर ने इस आंदोलन को चलाया है, क्लाइमेट एक्शन स्ट्राइक। ये 2 आंदोलन हुए, ठीक है। एक आंदोलन देहिंग पटकाई बचाओ आंदोलन, पटकाई बचाओ आंदोलन अप्रैल 2020 में चलाया गया। असम में रोहित चौधरी के द्वारा और भारत के जंगल मैन के रूप में ये जाना जाता है। रणदीप हुड्डा ने भी इसका सहयोगी रूप में भूमिका निभाया। अप्रैल 2020 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड को अभ्यारण्य में कोयला खनन की अनुमति देने के कारण शुरू हुआ था यह आंदोलन, देहिंग पटकाई बचाओ आंदोलन। सुंदरबन बचाओ आंदोलन, सॉरी सुंदरबन बचाओ अभियान, बचाओ अभियान मई 2020। एक ऑनलाइन अभियान है, ये प्रमुख इसका ऑनलाइन अभियान से शुरुआत हुआ है, किसी का एग्जैक्ट नाम नहीं आता है। और सुंदरबन विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन है, यह गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है और चक्रवात अम्फान 1737 के बाद से सबसे भीषण चक्रवात था जो सुंदरबन के विनाश के चिन्ह पर छोड़ देता है, उसके संबंध में ये था। तो मैं कहूँगा कि यह आंदोलन के नाम वर्ष याद रखें, यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, देखिए असम बेसिकली एक तिनसुकिया शहर है जो असम में है। देहिंग पटकाई बचाओ आंदोलन था ये बेसिकली नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा जो नॉर्थ ईस्ट कोल फील्ड है, इसमें अभ्यारण्य का नाम सुना है, अभ्यारण्य वगैरह के बारे में? कौन कौन सा अभ्यारण्य होते हैं? वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज, अभ्यारण्य का अर्थ ऐसा अभ्यारण्य जो वन या जहाँ पे जानवर बिना किसी भय से रह रहे हो, उसे अभ्यारण्य कहते हैं, है ना। जो बिना किसी भय से रह रहे हो उसे अभ्यारण्य कहते हैं। तो उसी अभ्यारण्य में कोयला खनन की अनुमति देने का कारण जो है शुरू कर दिया गया, देहिंग पटकाई बचाओ आंदोलन। कौन? क्लाइमेट एक्शन स्ट्राइक, ये सर बिट्टू के आर और ग्रेटा थर्स्टबर्न के द्वारा 2019 में चलाया गया, छात्रों के द्वारा दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई आदि जैसे मेट्रो शहर में ये चलाया गया, है ना। मेट्रो शहर में ये चलाया गया। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इसका एक प्रकार से जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए ये आंदोलन चलाया गया, यह आंदोलन चलाया गया जलवायु समस्या समाधान के लिए। जी 2019, 2019। तो पर्यावरण योजनाओं की मांग करते हुए अगर हम बात करें, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है यह आंदोलन में एक अहम भूमिका के रूप में जो है क्लाइमेट स्ट्राइक के तहत कई स्कूली बच्चे और युवा जो लोग हैं वो लोग बेसिकली जलवायु क्रिया की मांग करने लगे और उसी पर यह जो है आंदोलन चलाया गया। फिर राष्ट्रीय राजधानी भर में अगर हम बात करें, दिल्ली जलवायु कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 महामारी के दौरान भी अधिकारियों के सामने अपनी मांग रखी थी इस आंदोलन। तो ये भी आंदोलन था, इम्पोर्टेंट था, इसको भी आप ध्यान रखें। लॉबिंग का अर्थ क्या होता है?
ओके ओके, समर्थन जुटाना इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। लॉबिंग किसी विशेष कारण या मुद्दों के लिए समर्थन का कार्य करता है जो कानून के फैसले को उसके पक्ष में प्रभावित करता है। और सही जवाब आपका आया है यहाँ पर, ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ए। बुजुर्गवाद का अर्थ क्या होगा, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, बताइए जरा इसका सही। ओके, अमीर का अधिक अमीर हो जाना, सही बात होगा ना। गेमिन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट जल्द ही आपको इस क्लास से रूबरू होने वाला है। मंडे को एक चीज़ और बता दूं, मंडे के दिन यूनिट सेकंड चलेगी यूजीसी नेट की, मंडे के दिन उत्तराखंड का यूनिट थर्ड चलेगा मंडे के दिन। ठीक है, देखिए गेमैन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट क्या इंगित करता है, समुदाय और संघ, समुदाय जाति, समुदाय और पड़ोस। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन आपका जो जाएगा वो सी करेक्ट होगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपको पता है, आपने फर्डिनेट टोनीज का नाम सुना है? फर्डिनेट टोनीज, फर्डिनेट टोनीज सन 1887, सन 1887 सामाजिक संबंधों को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक का नाम था समुदाय और दूसरे का नाम था समाज। समाज को बोला गया संघ। ठीक है, जो गेसल सॉफ्ट को रिप्रेजेंट करता है और गेमैन सॉफ्ट समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट शब्द है, जर्मन शब्द है ये। कौन सा शब्द है ये? जर्मन शब्द है। अच्छा, आप जानते हैं मुक्ता विवाह क्या था है? मुक्ता विवाह सही जवाब मुसलमानों में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याण की वृद्धि करता है? मुक्ता विवाह जो है मुसलमानों में होता है मैडम। निकाह वगैरह का नाम तो आप लोगों ने बेसिकली ऐसे ही सुनते होंगे, है ना। तो मुसलमानों में मुक्ता विवाह जो है दे, देखा जाता है ना। मुक्ता विवाह मुसलमानों में देखा जाता है। कोई मुस्लिम स्त्री के एक निश्चित अवधि के लिए किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ पत्नी के रूप में उसके साथ रहती है तो वह व्यक्ति भोग करता है। तो ऐसे शब्द में मुक्ता विवाह जो है रिप्रेजेंट होता है, इसको मुक्ता विवाह कहते हैं। मुक्ता का अर्थ जानते हैं क्या होता है? आनंद, है ना, आनंद होता है, आनंद फॉर एंजॉयमेंट। विवाह का संबंध बेसिकली आनंद के लिए, विवाह आनंद के लिए, विवाह मैरिज फॉर प्लेजर। तो मुक्ता एक नियत अवधि के लिए विवाह संबंध है पुरुष द्वारा ऐसी स्त्री जो इस प्रकार का अस्थायी विवाह संबंध करती है जिसे परितोषित कहा जाता है, वो बेसिकली मुक्ता विवाह का पार्ट है। इस चीज को ध्यान रखिए। आप ऐसे पैसे देकर शादी करना, या अगर हम बात करें अस्थायी संबंध, कोई फिक्स नहीं है कि ये आप उन्हीं के साथ लाइफ टाइम बिताएंगे। विवाह बाद में टूट भी सकता है, मतलब समाप्त हो सकता है।
क्यों नहीं, अभी भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, करते हैं। अच्छा, ये विवाह केवल शिया संप्रदाय के मुसलमानों में ही मान्य होता है। शिया सुन्नी दो संप्रदाय पाए जाते हैं विवाह में मुसलमानों में, है ना। जो सुन्नी है वो बेसिकली निकाह वगैरह पे ज़्यादा बात करते हैं, हालांकि शिया के लिए भी निकाह है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सुन्नी के लिए मुत्ता विवाह बेसिकली ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं होता है, वो शिया के लिए होता है। मुक्ता विवाह संबंध केवल और केवल शिया संप्रदाय, मुसलमानों में कौन सा संप्रदाय, शिया संप्रदाय, शिया संप्रदाय। अब स्पष्ट हो गया, फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पर बताइए, भाग 1 क्या है, राज्य और संघ का क्षेत्र है। भाग 2 क्या है, राज्य व संघ। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 आपका आ जाएगा मौलिक अधिकार। अच्छा, बाल विवाह प्रतिरोध नियम कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 1929 सर आप बता रहे हैं। हाँ, तो यहाँ सही जवाब 1930 होगा ना, 1 अप्रैल 1930 आपका यहाँ पे सही होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। अच्छा, आपको मैं एक बात पूछता हूँ, ठीक है, शारदा एक्ट यही बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम ही है, शारदा एक्ट है। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे ये एक्ट किसने दिया है? हरबिलास शारदा, हरबिलास शारदा। अच्छा, इसमें मैं आपको बता, डी मैं नहीं समझ पाया सर, फिर से बताएं। ये तो सर समाज कल्याण, क्वेश्चन नंबर बोलिए, 11 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या आप? 11 नंबर का क्वेश्चन का सर जो डी ऑप्शन है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो कल्याण राज्य की वृद्धि करता है, डीपीएसपी, डीपीएसपी। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ अच्छी चीज़ों पर। देखिए, जो बाल विवाह निषेध एक्ट है, अगर अब पेपर में आएगा तो क्या नाम लगाएंगे, 2006 लगाएंगे, है ना। ये जब 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में पारित हुआ, तो उस समय विवाह की उम्र बॉयज़ में रखी गई थी 14 वर्ष और गर्ल्स में रखी गई थी, अरे एक मिनट, आपका आपका बॉयज़ में हो जाएगा 18 वर्ष और गर्ल्स में हो जाएगा आपका 14 वर्ष, है ना। बाद में संशोधन हुआ, परिवर्तित हुआ, तो इसको बॉयज़ को 21 कर दिया गया और गर्ल्स को 18 कर दिया गया, है ना जी। जी जी, यस 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 जी, वही बता रहा, ऑप्शन आपका सही जाएगा यहाँ पे, शी, ठीक है। अपराध एक अर्जित व्यवहार है, देखो अपराध एक अर्जित व्यवहार है या सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? क्वेश्चन 13, कोहेन का नाम लगा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ सही जवाब कोहेन होंगे। बेंथम सर नैतिकता एवं कानून के सिद्धांत को बताते हैं, नैतिकता व कानून के सिद्धांत जेरमी बेथम बताते हैं सन 1789, जेरमी बेथम, ओल्ड रिसर्च को रिप्रेजेंट करेंगे। सुदरलैंड वाइट नेक अपराध, वाइट नहीं नहीं वाइट
नेक अपराध 1961, और अभी अभी आपने बताया व्हाइट कॉलर क्राइम, सफेद पोश अपराध 1949। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन सही जाएगा आपका। ओके, अच्छा, व्हाइट नेक अपराध में और सफेद पोश अपराध में, है ना। सफेद पोश अपराध सुदरलैंड, बेसिकली व्हाइट कॉलर क्राइम के नाम से ये जाना जाता है। मैं अब समझिए, अपराध जगत में सफेद पोश अपराध ही एक एक अवधारणा है जो कुछ व्यावसायिक आपराधिक कार्य और अनैतिक प्रथा के लिए आकर्षक अवसर प्रदान करता है। व्यापार, विभिन्न पेशा, यहाँ तक कि सार्वजनिक जीवन में भी बदमाश और अनैतिक व्यक्ति रह रहे होते हैं, तो इन अपराध करने वालों ईमानदारी और अन्य नैतिक मूल्य के लिए भी बहुत कम सम्मान है। मतलब आप देखो, व्हाइट कॉलर मतलब यहाँ पे सफेद पोश अपराध शब्द है। अपने व्यवसाय के दौरान सम्मानजनक और उच्च सामाजिक स्थिति में व्यक्तियों के द्वारा किया गया अपराध को परिभाषित करना अपराध पोष कहलाता है। आप होता नहीं है कि बड़ा व्यक्ति बड़ा साफ दिखता है, बड़ा सीधा दिखता है, लेकिन अंदर कितना वो मैल भरा पड़ा होता है ना। वो प्रक्रिया रिलेट कराती है सफेद पोश अपराध को। नहीं समझे? अरे नहीं समझे तो पूछो, बताते हैं। बता रहा हूँ, पहले ये तो बताओ, एक तो समझ में आए तब तो बताऊँ। फिर जब एक कंफर्म करोगे तब मैं आगे बढ़ूंगा। अब एक कंफर्म ही नहीं करते हो आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं एक और, इन्हीं के देखो सुदरलैंड का है, व्हाइट नेक अपराध। देखिए, यहां अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सफेद पोश अपराध जैसी ही प्रक्रिया है ना, व्हाइट नेक। अच्छा, नेक का जो तात्पर्य है, जो भाव है, वो आप समझ रहे हो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बताइए, मैं आपको बताता हूँ, क्या आप समझ रहे हैं नेक शब्द? नहीं, और भी कोई? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो नेक रखा गया है, ये बेसिकली जैसे चोरी हो गया, गबन हो गया, धोखाधड़ी हो गया, धोखाधड़ी हो गया, और ऐसी प्रक्रिया में नेक शब्द रिलेट किया गया, यानी इसको कहा गया कि वाइट नेक क्राइम, वाइट नेक क्राइम। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो आप खुल के वो चीज़ें देखने को मिल रही है, उन चीज़ों में रिप्रेजेंट किया सुदरलैंड ने, सुदरलैंड ने। और यही चीज़ें आपको दर्शाती है कि ये वाइट नेक कॉलर क्राइम है, नेक क्राइम है। क्लियर? जो ओपन चीज़ें हैं, जो ओपन चीज़ें हैं। अगला सवाल कहता है कि परिवीक्षा काल प्रोबेशन का अर्थ क्या हो सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है। यानी यहाँ आपने जो मुझे बताया है, सजा पे सतर्क रोग, रोक, ऑप्शन सी करेक्ट, नहीं लाइसेंस पे छूटना नहीं। परिवीक्षा काल, इसे अपराधी की रिहाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। परिवीक्षा, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, प्रोबेशन और पैरोल, ये दो ऐसे शब्द हैं
अगर मैं आपसे बात करूं, जो प्रोबेशन आपसे कहेगा कि सुधार को लेकर, किसको लेकर बात करेगा? सुधार को लेकर। अब आप सुधार की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से परिवीक्षा में, तो यह रिप्रेजेंट करेगा कि परिवीक्षा एक प्रकार की जो होगी दंड देने वाली संस्था के रूप में होगी, और इसी शर्त पर अपराधी जो है अच्छा व्यवहार भी करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा। ये बात कहता है परिवीक्षा। परिवीक्षा किसी अपराध के संबंध में किए जाने वाले एक अंतिम निर्णय को ही समय के लिए टाल देना कहलाता है आपका परिवीक्षा, समय के लिए टाल देना। और यहां बात न्यायालय की है, न्यायालय के अनुसार सब कुछ होगा, लेकिन पैरोल में ऐसा नहीं होगा। पैरोल अलग होता है ना। पैरोल कैदियों के लिए एक अस्थाई रिहाई होती है, अस्थाई, अस्थाई नहीं, अस्थाई, आना जाना। और इसमें कुछ शर्त होगी जिनका पालन कैदी को उसी अवधि के दौरान करना होगा। अब प्रोबेशन जब उन्हें कैद किए जाने के बजाय कड़ी निगरानी में या कड़ी निगरानी के तहत उसको समाज में या समुदाय में छोड़ दिया जाए, बट ध्यान रहे परीक्षण हो रहा है, निगरानी हो रही है, अनुश्रवण हो रहा है ना, ऐसे शब्दों को रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब परिवीक्षा। और परिवीक्षा अधिनियम एक है, जानते हैं वो कब आया था? हाँ, 1958। देर से आया लेकिन। अब बताइए, ये समझ में आ गया सवाल परिवीक्षा पैरोल? भारत पहला किशोर न्यायालय डैश में स्थापित हुआ था, कहां पर स्थापित हुआ? नहीं, मुंबई में हुआ था। हाँ, मुंबई में, बंबई में जी। 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें परीक्षा काल की। क्या कर रहे हो? पूछ रहे तो बताते भी नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी लगा रखा मैंने, तो फिर सी सही होगा ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पहला किशोर न्यायालय डैश में स्थापित हुआ, तो कहां पे हुआ था? मुंबई में। कब हुआ था ये? 1927 में। 1927 में। ठीक है, चलिए। गरीबी का संबंध किससे हो सकता है? सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा सभी लोग। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। अभी 8:30 पर फिर हम लोग जो है आगे कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन्हीं में लिंक यही जी। हाँ, ये अभी अभी भेजूंगा, इसको करवा दीजिए, है ना, ये करवा लूँगा, तो फिर ये PDF अभी आज भेजूंगा।